कि जो राज्य करते हैं, बाबा साहब ने पहले ही वार्निंग दी थी, पहले चेतावनी दी थी, संविधान कितना भी अच्छा होने दो, लेकिन संविधान चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान कुछ काम का नहीं रहता। ये बाबा साहब ने 75 साल पहले ही चेतावनी दी हुई थी। आज का दौर से जो देश चल रहा है वो संविधान पर नहीं चल रहा है, ऐसा मेरा तो भी मतलब है। बाबा साहब की एक खासियत है, खासियत जिसको बोलते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बाबा साहब की कोई भी बातें बाबा साहब मानते थे वो लिखित स्वरूप में मानते थे जी। कोई हवा में कहीं बाबा साहब ने भाषण में बता दिया भाई ये करने, बाबा साहब की ये बातें नहीं है। बाबा साहब लिखित स्वरूप में मानते थे और लिखित स्वरूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस समय बाबा साहब ने दी हुई है, क्योंकि बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचितों के लिए काम किया है। लेकिन 1940 के बाद बाबा साहब ने महापरिनिर्वाण दिन होने तक देश की सेवा की है। इंसिडेंस देता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पेंशन है, महिलाओं को बाबा साहब ने सुविधा दी है हिंदू कोड बिल के माध्यम से। बाद में इंडियन सक्सेशन एक्ट आ गया महिलाओं के लिए। बाद में यहाँ का नदी जोड़ प्रकल्प है, बाबा साहब ने दिया था। कामगारों को 12 घंटे से 8 घंटे लाए थे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, यह सभी बाबा साहब ने दी थी। बाबा साहब की जितनी सोच थी, जितने बाबा साहब 50 साल 100 साल की सोच करके बताते थे, वो समझने वाले उस समय के लीडर्स नहीं थे, संचालक नहीं थे, सरकार चलाने वाले नहीं थे। इसीलिए बाबा साहब को उस ज़माने में कोई सीरियस नहीं लिया, उनके बातों को सीरियस नहीं लिया। इसी कारण देश का बड़ा नुकसान हुआ है। एक महान टास्क बाबा साहब के सामने था भाई, क्योंकि ये देश में इतने जाति प्रथा, इतने वर्ण, इतनी भाषा, उसकी संस्कृति, मल्टीकल्चर बोल सकते हैं, मल्टीकल्चर यहाँ संस्कृति थी, उनको बांध के रखना एक ही इसमें, और देश को इंडिया एज अ भारतीय करके खड़ा करना, ये बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से किया है। कभी घोषणा आती है कि संविधान हम लोग बदल देंगे, ये करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता जानती है जो 85% ओबीसी की है, आदिवासी है, वंचित है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की है। संविधान है, इसके लिए हमारे हक और अधिकार शाबुत है, जिंदा है। इसके लिए जो संविधान बदलने की बात की, उनको बराबर इलेक्शन के माध्यम से सबक इन लोगों ने सिखाई है। दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल, और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण आप लोग देख रहे हैं चैत्य भूमि दादर से, क्योंकि आज है 6 दिसंबर। इसी दिन पर विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ था, और वो ये जगह है कि यहाँ पे बाबा साहब को यहाँ पे अग्नि दिया गया था। लाखों की तादाद में पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और इस मौके पर भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आयुष्मान भीमराव जी अम्बेडकर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तो इस मौके पर जानेंगे पूरे देशवासियों को, साथ ही साथ समाज के लोगों को ऐसे कुछ बातें होंगी कि जो आने वाले साल भर इस मौके पर लोगों को यहाँ पे रूबरू कराती रहेगी, और ये चेतना यहाँ पे बरकरार रहेगी। सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपका लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और सर, आज यहाँ पे 6 दिसंबर के मौके पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए देश भर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। किस प्रकार का एक मैसेज, संदेश भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को देना चाहोगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिन, और उस दिन को बाबा साहब को अभिवादन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। चैत्य भूमि में जो बाबा साहब का अंतिम संस्कार 7 दिसंबर को हो गया था, यही अंतिम संस्कार के जगह पर भारतीय बौद्ध महासभा, उनके दूसरे अध्यक्ष भैया साहब अम्बेडकर, जो बाबा साहब के सन थे, उन्होंने ये चैत्य भूमि की निर्माण की, और वहाँ से लगातार जनसंख्या बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए 6 दिसंबर को यहाँ आती है। उस समय कुछ कम लोग यहाँ आते थे,
68 में, 70 में। लेकिन जैसा जैसा बाबा साहब का विचारों का फैलाव हो गया, 90 से आज मैं देख रहा हूँ, मैं इसका विटनेस हूँ कि लाखों की संख्या में से बाबा साहब को अभिवादन करने को आते थे। बिल्कुल। अभी तो भारत भर से लोग आते हैं यहाँ अभिवादन करने से, और ये संख्या बरसों न बरसों आने वाले बरसों में ये बढ़ती जा रही है। आज बाबा साहब एक समाज के नहीं रह गए, ये पहला हमें समझना पड़ेगा। बाबा साहब कोई बौद्धों के, दलितों के, वंचितों के नहीं है। तो बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए यहाँ ओबीसी समाज के अन्य धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, और जहाँ जहाँ बाबा साहब का लिटरेचर गया, जहाँ जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है पुस्तक के माध्यम से, और उनकी समस्या का निवारण बाबा साहब के विचारों से होता है, वो बाबा साहब को नतमस्तक होने के लिए आते हैं। इसके लिए बाबा साहब की जो प्रतिमा अभी उभर के आई है, तो मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, जी बिल्कुल, भारत के आधुनिक निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये प्रतिमा अभी बाबा साहब की उभर के आई है। क्योंकि बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचितों के लिए काम किया है, लेकिन 1940 के बाद बाबा साहब ने महापरिनिर्वाण दिन होने तक देश की सेवा की है, देश के लिए काम किया है, देश के उत्थान के लिए, देश के भलाई के लिए योजना लाई है। वो हमें समझना पड़ेगा। क्यों बाबा साहेब मॉडर्न मेकर्स ऑफ इंडिया है, वो हमें सोचना पड़ेगा। आज कई बुकें उस पर आ गई है, कई लिटरेचर अवेलेबल है, बाबा साहब ने इस देश के लिए क्या किया, ये हमें समझना पड़ेगा और दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा, भाई बाबा साहब की देन है, ये बाबा साहब ने किया हुआ है, इतने बाबा साहब ने ये देश के लिए किया है। शुरुआत की जाए तो इंसिडेंस देता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पेंशन है, महिलाओं को बाबा साहब ने सुविधा दी है हिंदू कोड बिल के माध्यम से। बाद में इंडियन सक्सेशन एक्ट आ गया महिलाओं के लिए। बाद में यहाँ का नदी जोड़ प्रकल्प है, बाबा साहब ने दिया था। कामगारों को 12 घंटे से 8 घंटे लाए थे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ये सभी बाबा साहब ने दी थी। बॉर्डर इशू बाबा साहब ने उठाए थे उस ज़माने में। कश्मीर का मसला है, बाबा साहब ने बुक लिखा है उस ज़माने में 1947 में कि कश्मीर का मसला कैसा हल हो सकता है। बॉर्डर इंडिया चाइना बॉर्डर के इशू पर बाबा साहब ने बफर स्टेट के नाम से अपनी थ्योरी मांडी हुई थी कि बफर स्टेट होना चाहिए। इसके लिए तिब्बत सरकार को, तिब्बत रीजन को, तिब्बत देश को एक स्वतंत्रता बहाल कर दो, डिक्लेयर कर दो। भाई उस ज़माने के सरकारी जो पंतप्रधान थे, उनके प्रेसिडेंट, उनके मिनिस्ट्री को बाबा साहब ने बताया था कि चाइना हमारे बॉर्डर पर नहीं आ सके। आज वही हाल है कि इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू हुआ है। ये सब बातें हम लोग ने बाबा साहब की बातें बुक के माध्यम से देशवासियों के सामने रखी है। भाई एक कारण है बाबा साहब के लिए, बाबा साहब ने ये देश के लिए किया है, पूरी जीवन उसमें बिताया है 1940 से 1956 तक। ये बताने की ज़रूरत है। इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी है कि बाबा साहब की जितनी सोच थी, जितने बाबा साहब 50 साल 100 साल की सोच करके बताते थे, वो समझने वाले उस समय के लीडर्स नहीं थे, संचालक नहीं थे, सरकार चलाने वाले नहीं थे। इसीलिए बाबा साहब को उस ज़माने में कोई सीरियस नहीं लिया, उनके बातों को सीरियस नहीं लिया। इसी कारण देश का बड़ा नुकसान हुआ है। वही बातें जब बाबा साहब की उस समय इम्प्लीमेंटेशन होती तो देश कहाँ के कहाँ निकल जाता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आज समझ में आ रहा है 50 साल के बाद, बाबा साहब निकल जाने के बाद, महापरिनिर्वाण होने के बाद, अरे ये तो हमें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमें बता दिया था। बाबा साहब की एक खासियत है, खासियत जिसको बोलते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट बाबा साहब की। कोई भी बातें बाबा साहब मानते थे वो लिखित स्वरूप में मानते थे।
कोई हवा में कहीं बाबा साहब ने भाषण में बता दिया भाई ये करने। बाबा साहब की ये बातें नहीं है। बाबा साहब लिखित स्वरूप में मानते थे और लिखित स्वरूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस समय बाबा साहब ने दी हुई है। इसके लिए कोई आज डिनाई कर नहीं सकता। फिर उसके बाद में बाबा साहब ने वो सभी बातें अभी राइटिंग एंड स्पीचेस में आई है, खंडों में आई हुई है। नदी जोड़ प्रकल्प 1952 में बाबा साहब ने वो संकल्पना मांडी थी, आइडियाज़ मांडी थी कि एक्सेस वाटर जो साउथ एक्सेस वाटर जो नॉर्थ में होता है, ब्रह्मपुत्र का, गंगे का, यमुने का, वो एक्सेस वाटर नॉर्थ से लेके साउथ तक लाने की, और जहाँ ड्रॉप्ड है, जहाँ बारिश कमी गिरती है, वहाँ लाके ये देश सुजलाम सुफलाम। लेकिन वो ज़माने में 50 साल पहले किसी ने सीरियस लिया नहीं। बाबा साहब ने वो लिखित स्वरूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दिया है। ये सब बातें हमें भी समझानी पड़ेगी, दूसरों को समझाना पड़ेगा। वाई बाबा साहब मेकर ऑफ इंडिया है। आज ऐसा है कि बाबा साहब का लिटरेचर जहाँ जहाँ गया है, मीन्स बाबा साहब इज़ अ बॉर्डरलेस, मैं बोलता हूँ इसको। कोई टेरिटरी के, महाराष्ट्र के ही नहीं है, अभी देश के भी नहीं बाबा साहब रह गए, तो बाबा साहब के तो विश्व के हो गए। इसके लिए बाबा साहब का सम्मान विश्व में होता है। सिंबल ऑफ नॉलेज है बाबा साहब भाई। ये भी जानना पड़ेगा कि भारतीय वासियों ने ये देखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ बाबा साहब का गौरव होता है, बाबा साहब की प्रतिमा विदेशों में लगती है, यूरोप में लगती है, गौरव बाबा साहब का होता है, बाबा साहब का इंटेलेक्चुअल का गौरव होता है, बुद्धिमत्ता का होता है। दे आर नॉट ए हीरो वर्शिप है भाई उन लोग। जी बिल्कुल। ये महापुरुषों ने क्या काम किया है देश के लिए, दुनिया के लिए, मानव के उत्थान के लिए, इसके लिए बाबा साहब को मानने वाले। जब बाबा साहब का सत्कार होता है, बाबा साहब का गौरव, गुण गौरव होता है, बाबा साहब की प्रतिमा लगती है, भारतीयों ने भी ये देखना पड़ेगा कि हमारा भारतीयों का उसमें सम्मान है कि बाबा साहब भारत के थे। ये सोच होनी चाहिए भारतीयों के कि भाई हमारा भी सम्मान है, बाबा साहब का सम्मान है, हमारा सम्मान है। बाबा साहब के लिए इंडिया का नाम रोशन हो रहा है पूरे दुनिया में। ये सोच होनी है, मैं समझता हूँ ज़रूरी है। सर दूसरा मेरा एक सवाल आपको रहेगा कि देशवासी को सबको पता है कि ये जो साल जो चल रहा है यहाँ पे 2024, ये बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान का ये अमृत महोत्सवी साल, यानी कि 75 साल इस संविधान को यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। और 26 नवंबर अभी भी जो हुआ है, वहाँ से लेकर पूरे साल भर में संविधान के बारे में शासन के तौर पे और समाज के तौर पे बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारे उपक्रम कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे। लेकिन इस अमृत महोत्सव वर्ष के होते हुए आपका क्या मैसेज रहेगा कि संविधान, आज संविधान की जो बातें यहाँ पे होती है लोग करते रहते, कोई बोलता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है संविधान को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस अमृत महोत्सव जो साल है, इस मौके पर क्या कहोगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये महान कार्य है कि संविधान लिखना, देशवासियों को देना, देश इकट्ठा रखना, ये संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने किया है। आज उसका 75 बरस हो रहे हैं, अमृत महोत्सव है और देश इकट्ठा है। बड़ा टास्क, बड़ा चैलेंज बाबा साहब के साथ था। बाबा साहब संविधान सभा में कैसे गए उस पर बात टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो जवाबदारी बाबा साहब पर आ गई संविधान निर्माण करने की, क्योंकि उस ज़माने के सभी जन देख रहे कि कोई भारत का संविधान कोई विदेशी आदमी लिखे, ऐसा सोच था। जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट इन वर्ल्ड ने बता दिया कि तुम्हारे डॉक्टर BR अम्बेडकर है, वही संविधान लिख सकते हैं आपका, फिर बाबा साहब के माध्यम से संविधान की निर्मित हो गई। ड्राफ्टिंग कमेटी में चुन के आए वेस्ट बंगाल से, जो वहाँ के जोगेंद्रनाथ मंडल, वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब को चुन के दिया। काफ़ी दिक्कतें बाबा साहब के सामने थी। कुछ कांग्रेस के नेता कहते थे बाबा साहब को हम आने नहीं देंगे, चुन के नहीं देंगे, दरवाजे खिड़कियां तावदान बंद कर देंगे। इस प्रकार के माहौल से बाबा साहब वेस्ट बंगाल से चुन के आए। ये बड़ी उनकी
स्टेप थी जोगेंद्रनाथ मंडल का, बड़ा आभारी है कि जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब को दी, भाई यहाँ से आ जाओ, यहाँ से हम लोग चुन के देंगे। देश के लिए भी एक अच्छा हो गया कि बाबा साहब वहाँ के चुन के नहीं, बाबा साहब को मौका मिला ड्राफ्टिंग कमेटी में, अध्यक्ष बन गए ड्राफ्टिंग कमेटी के संविधान के। और उन्होंने बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 17 दिन में बाबा साहब ने बड़ा संविधान डिस्क्रिप्शन वाइज पूरा एलोबरेट करके 395 कलम के माध्यम से बाबा साहब ने ये बना दी। एक महान टास्क बाबा साहब के सामने था भाई, क्योंकि ये देश में इतने जाति प्रथा, इतने वर्ण, इतनी भाषा, उसकी संस्कृति, मल्टीकल्चर बोल सकते हैं, मल्टीकल्चर यहाँ संस्कृति थी, उनको बांध के रखना एक ही इसमें, और देश को इंडिया एज अ भारतीय करके खड़ा करना, ये बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से किया है। और वो संविधान मैं समझता हूँ कि जो राज्य करते हैं, बाबा साहब ने पहले ही वार्निंग दी थी, पहले चेतावनी दी थी, संविधान कितना भी अच्छा होने दो, लेकिन संविधान चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान कुछ काम का नहीं रहता। ये बाबा साहब ने 75 साल पहले ही चेतावनी दी हुई थी। आज का दौर से जो देश चल रहा है वो संविधान पर नहीं चल रहा है, ऐसा मेरा तो भी मतलब है। संविधान का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, संविधान के तरफ से देश चलना चाहिए, और नहीं चल रहे हैं, तो राजनेताओं को जिस प्रकार के संविधान चलाना है उससे उसमें मोड़ लाके ये संविधान कर रहे हैं। कभी घोषणा आती है कि संविधान हम लोग बदल देंगे, ये करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता जानती है, जो 85% ओबीसी की है, आदिवासी है, वंचित है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की है, संविधान है, इसके लिए हमारे हक और अधिकार शाबुत है, जिंदा है। इसके लिए जो संविधान बदलने की बात की, उनको बराबर इलेक्शन के माध्यम से सबक इन लोग ने सिखाई है। इसीलिए हम लोग का सभी जो भारतीयों का कहना है कि भाई संविधान का ऐसी छेड़छाड़ करेंगे तो उनको उसी समय इलेक्शन के माध्यम से अपना उत्तर देना जरूरी मैं समझता हूँ। संविधान की अभी मैं समझा कि संविधान जो धोखे में है, ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में कांग्रेस ने राज किया है। बिल्कुल। और कांग्रेस जो संविधान को और बाबा साहब को उतना महत्व देती थी, तो इस विचार सरणी के लोग इधर तक, केंद्र तक, स्टेट तक नहीं पहुंचते थे। ये कांग्रेस से हुआ नहीं। आज कांग्रेस खतरे में आ गई, तो कांग्रेस के नेता संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। यही मेरा कहना था कि भाई उस समय 75 साल तक संविधान पर बात होती थी, तो इस समय के ये नहीं आते थे। इसके लिए माइनॉरिटीज़ है, यहाँ के आदिवासी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, बुद्धिस्ट है, इन्होंने तो संविधान का महत्व जाना हुआ है। जो भी नहीं जानते हैं उस पर भाई देश संविधान पर चलना पड़ेगा, और एक प्रेशर इस सरकार जो चलाने वाले केंद्र और स्टेट में है, उसमें जो प्रेशर रहेगा तो ये संविधान सही रास्ते पर चल सकता है। बाबा साहब ने ये संविधान फ्लेक्सिबल बनाया हुआ है। मैं जिस तरह का, जिस समय, जैसी समय आती है, जिस तरह का टाइप आती है, जिस तरीके के रिक्वायरमेंट आते हैं, तो संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा पार्ट बाबा साहब ने बहुत रिजिड बनाया है कि संविधान में कोई अल्टर नहीं कर सकता जी। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले ये फिक्स कर दिया, जजमेंट में अपना बताया हुआ था कि संविधान का जो पोर्शन है, फंडामेंटल राइट्स है, वो कभी भी ये देश में संविधान से कभी भी चेंज नहीं होंगे, उसमें अल्टर नहीं होगा। ये बाबा साहब ने प्रावधान किया हुआ है। चेंज करना है तो बड़ी प्रोसेस है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ जनता आज जागरूक हुई है। जब संविधान बदलने की बात आती है, सब जन इकट्ठा आते हैं, संविधान के साथ खड़े रहते हैं। यही है आने वाले, आज 75 साल अमृत महोत्सव हो रहा है,
मैं समझता हूँ आने वाले कई सालों, सैकड़ों सालों ये संविधान का अमल इस देश भर रहेगा। इस संविधान के अमल से ही भारत एक महासत्ता बन सकता है। ये मैसेज आज के दिन में देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दर्शकों, जब तक संविधान यहाँ पे जीवित है, संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा इस देशवासियों को जोड़ने के रखने के लिए यहाँ पे जीवित रहेगी। और इसीलिए आज ये अमृत महोत्सव यहाँ पे चल रहा है। और इस मौके पर हमारे साथ जुड़े थे यहाँ पे भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव जी अम्बेडकर साहब। सर, जाते जाते समाज के लिए एक मैसेज, क्योंकि बाबा साहब ने भी जाते जाते हम सबको यहाँ पे बुद्ध धम्म का यहाँ पे विचारधारा दी। बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा सबको दी और भारतीय बौद्ध महासभा पूरे देश भर में यही काम करने का प्रयास करता है। लेकिन आज भारतीय बौद्ध महासभा के बारे में और उनका कार्यकर्तृत्व के बारे में इस मौके पर क्या कहोगे? बाबा साहब के जीवनी की आखिरी क्रांति है। मैं जी, धम्म की क्रांति आखिरी क्रांति है। बाबा साहब ने 1927 से क्रांति का पर्व शुरुआत किया था, माड़ के 14 तले से। जी बिल्कुल। और आखिरी क्रांति धम्म क्रांति है। कई क्रांतियाँ बाबा साहब ने की जी। और धम्म क्रांति के बाद बाबा साहब ने क्रांति का सर्कल कंप्लीट कर गया, जो धम्म चक्र मैं समझता हूँ भाई। आज धम्म चक्र चलने लगा है। जो संस्था बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया निकाली, पंजीकरण किया, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट बाबा साहब रहे हुए। काफ़ी उम्मीदें थी बाबा साहब को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की। जब धर्मांतर के बाद बाबा साहब हमारे बीच में ज़्यादा दिन नहीं रहे, लेकिन बाबा साहब ने धर्मांतर के बाद बताया कि जो भी मेरी जीवनी है, बची हुई है, वो जीवनी में धम्म का प्रचार और प्रसार को डालूँगा। मैं ज़्यादा राजनीति, समाज नीति तो मैंने काफ़ी की है समाज को उत्थान के लिए, लेकिन धम्म के बारे में जो बची हुई मेरी आयुष्य है वो मैं बताऊंगा। लेकिन हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बाबा साहब हमारे में बीच में ज़्यादा दिन नहीं रह गए। उनका महापरिनिर्वाण 1-1.5 महीने में ही हो गया। ये सब जवाबदारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा पर आ गई। और बाबा साहब के पुत्र भैया साहब अम्बेडकर ने जवाबदारी ली और जगह जगह पर जाके धर्मांतर के कार्यक्रम, उस ज़माने के रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने भैया साहब अम्बेडकर को काफ़ी मदद की है। उस ज़माने में ऐसा था, 1960 के बाद, 62 के बाद, पहले सुबह में भारतीय बौद्ध महासभा का धर्मांतर का प्रोग्राम होता था, धम्म के बारे में बताते थे एक ही मंच पे। और बाद में खाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी की मीटिंग होती थी। ये सिलसिला पूरे देश भर में चला। पूरे देश भर, आज भी लोग बताने वाले हैं कि पूरे देश भर में चला। एक बाजू में धम्म नीति, दूसरे बाजू में राजनीति लेके उन लोग चले। इसके लिए बुद्ध धम्म का फैलाव पूरे आज देश में हुआ है। लेकिन मीराताई आने के बाद मीराताई ने पूरा कंसंट्रेशन ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से लिया, धम्म के एक धम्म लिया। जी बिल्कुल। राजनीति में हमें जाना नहीं है, एक ही हमारा जो बाबा साहब ने दिया हुआ कार्य है, वही लाइन पर मैं आज चल रहा हूँ। मैं खाली बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, धम्म के बारे में मेलावे लेना, पूरे देश भर में जाना, ये हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, इसके हमारे लिए अच्छे आज रिजल्ट आने के हो गए। जो राज्य बड़े थे हमारे उत्तर प्रदेश, मैंने 4 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, जी बिल्कुल। उसको डिवीज़न 4 भागों में किया। महाराष्ट्र में बड़े जिले थे, उसको डिवीज़न कर दिया। महिला विंग को मैंने सेपरेट कर दिया। पुरुषों को विंग में तुम काम नहीं करेंगे, तुम सेपरेटली महिलाओं को काम कर लो, क्योंकि महिला एक दफ़े प्रशिक्षित होती है तो पूरा घर बौद्धमय होता है। ये मीराताई ने संदेश दिया था, वही लेके हम लोग चल रहे हैं। आने वाले समय में जनगणना होगी देश में तो समझ में आएगा बुद्धिस्ट लोगों की संख्या कितने करोड़ से बढ़ी हुई है। कई समाज के लोग हैं, मौर्य है, कुशवा है, सैनी है, वो आज बुद्धिज़्म में आए, वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट है। लेकिन उनको लेने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैंने प्लेटफॉर्म है। कई लोग महाराष्ट्र में जो हमारे पास नहीं आए थे,
कुछ समाज, उनको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जाति वर्ग है, वो भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी महाराष्ट्र में, जी वाह, उनके आज बौद्ध भिक्खु बने हुए हैं मराठवाड़ा में। बिल्कुल इस प्रकार के नए नए प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धम्म में लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। 24 शिविर है हमारे बाल महिलाओं की, सामनेर शिविर, इनके माध्यम से हम लोग करते। मीटिंग अधिवेशन पर ज़्यादा भरोसा न रखते समय हम लोग पार्टिकल जितना है जी जी, बहुत अच्छा। वो हम लोग करने का प्रयास करते। चलो, नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, हमारे साथ थे, यहाँ पे जुड़े थे बाबा साहब के सबसे बड़े पोते, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव जी अम्बेडकर सर। और आज 6 दिसंबर है बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन, और इस दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत सारे विषय पर यहाँ पे चर्चा हो गई। संविधान होगा, भारतीय बौद्ध महासभा होगी, साथ ही साथ जितनी उपलब्धियाँ बाबा साहब ने जो समाज के लिए, देशवासियों को दी है, आज इसी मौके पर पूरी विचारधारा बाबा साहब के साथ में लेकर हमें आगे बढ़ना है। यही बाबा साहब को अभिवादन होगा, यही है बाबा साहब के लिए यहाँ पे आदरांजलि, श्रद्धांजलि होगी। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के लिए कैमरामैन सौरव डाबरे। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। पूरा दिन भर यहाँ पे चलेगा लाइव सीधा प्रसारण, सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के महापरिनिर्वाण दिवस की उपस्थिति। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।